Hello everyone, welcome to Unacademy Class 11th and 12th Commerce. A very good afternoon to all of you. और सबसे पहले मैं आप सभी को पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से विश करना चाहूँगा वेरी हैप्पी दिवाली। और साथ ही साथ में एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि देखो भाई, अभी आप सभी को पता है कि कोविड-19 पैंडमिक जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस के, कहीं बाहर ना जाएं, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। ठीक है, इंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेफ्टी भी साथ में रखनी है। दो चीज़ें आपको बताया कि क्या क्या रखना है। एक, अपने पास मास्क रखना है और सैनिटाइजर रखना है, और जो 6 फीट की जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है वो आपको रखना है। ठीक है, सो इसीलिए मतलब एक्साइटमेंट में आके ऐसा कोई काम नहीं करना है कि भाई बाद में उससे पछतावा हो। सो दैट इज़ वाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फेस्टिवल एंजॉय करो, लेकिन साथ ही साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी रखो। वो आपके लिए भी बेटर रहेगा और सबके लिए बेटर रहेगा। सो इसीलिए अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड बी सेफ। ऑलराइट, सो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फिक्स कैपिटल जो था हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो यहाँ पे आज की जो हमारी क्लासेस में हम वर्किंग कैपिटल के बारे में देखेंगे। भाई वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, और किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो डिपेंड करती है। मतलब कब हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी और कब हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं क्लास विद माय लिटिल इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम है गौरव यादव, एज यू ऑल नो, एंड आई कंप्लीटेड माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी. Then I completed my MCom from Delhi University. I'm UGC NET qualified, which is exam for lecturership. I have 5+ years of teaching experience and I scored 95% marks in class 12 CBSE boards examinations. इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी ऐप के बारे में। आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, आपको क्या डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे सबसे पहले जो आपको काम करना है, या तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे प्रोफाइल पे पहुँच सकते हैं। अब वहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, दो क्लासेस हमारी होंगी। फर्स्ट जो क्लास है वो हमारी स्पेशल क्लास है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है स्पेशल क्लास। सो स्पेशल क्लास आर बेसिकली फ्री टू वॉच क्लासेस। स्पेशल क्लास आर बेसिकली फ्री टू वॉच क्लासेस, जिसको हर कोई अटेंड कर सकता है। और स्पेशल क्लास का जो हमारा शेड्यूल है दैट इज मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, मतलब ईच ऑल्टरनेटिव डे। मंडे से स्टार्ट होकर ऑल्टरनेटिव डेज में हमारी क्लास होती है, और टाइमिंग हमारा होता है 6 to 7 PM। ठीक है, सो टाइमिंग इज मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 to 7 PM। और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया मुझे तो फॉलो कर लो। आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, उससे नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा जब भी हमारी क्लास होगी, और आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो अगर प्रीवियस क्लासेस भी आपने अगर अटेंड नहीं करी, क्योंकि बहुत सारी हमारी क्लासेस वहाँ पे हो चुकी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हम वहाँ पे कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के, स्पेसिफिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अगर आपने नहीं किया अटेंड तो आप कर सकते हो अटेंड। और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा प्लस कोर्स। सो प्लस कोर्स हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, हमारा जो प्लस कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसके लिए आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन की दैट इज 10,000 रुपीज़। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इज 10,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे GA10, तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, मेरा कोड यूज करने पे आपको हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स कि 6 मंथ्स का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ 9,000 मिल जाएगा। और भाई अभी तो बिल्कुल हाई टाइम है, और यहाँ पे जो 9,000 रुपीज़ है ना, इसका मंथली कॉस्ट अगर हम देखें तो 1,500 है। और इस 1,500 के अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश, प्लस एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो मुझे लगता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करता है। सो दैट्स वाई दिस इज लाइक वेरी गुड थिंग टू परचेज। सो 9,000 का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट होंगे प्लस एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होंगे, और काफ़ी इंटरेक्टिव हमारी क्लासेस होती हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन होते हैं, मतलब कि हर 3 क्लासेस के बाद एक हमारी क्लास होती है, जिसमें जो भी आपके प्रीवियस जितने भी डाउट्स होते हैं ना, वैसे तो बचते ही नहीं है। ठीक है, इतनी इंटरेक्टिव क्लास होती है, इतनी इंटरेक्टिव क्लास होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बताऊँ तो इतनी इंटरेक्टिव क्लास होती है कि मतलब डाउट का तो कोई स्कोप बचता ही नहीं है।
लेकिन स्टिल अगर आप बाद में पढ़ रहे हो और बाद में पढ़ के आपको लगता है कि भाई ठीक है ये वाले पॉइंट में मुझे थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये हम कैसे करते हैं, क्यों हम करते हैं, तो वो आप वहां पे क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के हमारे टेस्ट होते हैं, और क्विजेज वगैरह तो रेगुलर होते ही रहते हैं, जब भी आप चाहें, मतलब डेली बेसिस पे भी आप क्विजेज कर सकते हैं, ठीक है। So yes, you can get 6 month का सब्सक्रिप्शन फॉर 9,000 ओनली आफ्टर अप्लाइंग माई कोड GA10। ठीक है, तो मेरा रेफरल कोड आपको याद रखना है GA10। इसी को अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, विच इज वर्किंग कैपिटल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, एक बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें भाई वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सो वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली कि भाई जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स जो होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक हमारा फिक्स एसेट है, एक हमारा करंट एसेट है। तो वर्किंग कैपिटल स्पेसिफिकली रिलेट्स टू करंट एसेट्स, कि भाई हमने करंट एसेट्स के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऑलराइट, सो वर्किंग कैपिटल जो हमारे डिसीजन होते हैं उनके अंदर हम बेसिकली यही देखते हैं कि हमारा जो करंट एसेट्स है, हमारे जो करंट एसेट्स हैं उनके अंदर हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट इज बेसिकली वर्किंग कैपिटल। ऑलराइट, सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। सो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स। ठीक है, कि भाई ये हमारी टोटल कैपिटल का वो पार्ट है, ठीक है, मतलब टोटल कैपिटल तो हमारी बहुत बड़ी होती है जिसके अंदर फिक्स कैपिटल भी होती है, वर्किंग कैपिटल भी होती है। सो ये हमारी टोटल कैपिटल का वो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ करंट एसेट्स की बात करते हैं कि भाई करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें आती हैं मेनली, एक हमारा होता है करंट एसेट्स और दूसरा हमारे पास होता है करंट लाइबिलिटीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि व्हाई वर्किंग कैपिटल इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। देखो, जैसे हमने फिक्स कैपिटल के अंदर पढ़ा था, तो फिक्स कैपिटल के अंदर हम ये बोलते हैं भाई जो भी फिक्स कैपिटल होती है एक बिजनेस की, वो टोटली ये डिसाइड करती है कि बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, अगर कोई फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल टोटली ये डिसाइड करती है कि बिजनेस की जो मतलब अर्निंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स एसेट के अंदर उतना ही ज्यादा हम प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल किया था कि भाई अगर कोई बड़ा सा शोरूम है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा सा मॉल है, तो मॉल में हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले यही देखते हैं भाई इन लोगों ने अगर इतना खर्चा किया हुआ है और इतना महंगा सामान अगर मिल रहा है तो मतलब ठीक है भाई इतना तो बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेसिकली वो अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमें डे टू डे ऑपरेशंस में। ठीक है, जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं ना, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसमें हेल्प करता है वर्किंग कैपिटल। सो दैट इज व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हमने अर्निंग कैपेसिटी तो अपनी इंक्रीज कर ली है फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करके, लेकिन जो मेरी डे टू डे काम है, डे टू डे के जो मेरे पास काम है, अगर उनके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो फिर काम कैसे ही चलेगा। ठीक है, तो फिर काम नहीं चल पाएगा। सो दैट इज व्हाई वर्किंग कैपिटल बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो दो चीजों के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, और दूसरा हमारे पास होता है प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसे लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए हम कैसे क्यों बोलते हैं कि भाई लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हम इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। एक सेकेंड, सो यहां पे आएगा लिक्विडिटी और दूसरा हमारे पास होता है प्रॉफिटेबिलिटी। दो चीजों को हम मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, मतलब इन दोनों के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है लिक्विडिटी के ऊपर और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। सो लिक्विडिटी तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम करंट एसेट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो करंट एसेट बेसिकली हम इनको लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, क्योंकि भाई लिक्विड एसेट का क्या मतलब होगा या फिर लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट कर सके, वो हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, उसको हम लिक्विड बोलते हैं ना बिजनेस टर्म में। सो दैट इज वाई लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि भाई वर्किंग कैपिटल रिलेट्स टू करंट एसेट्स और करंट एसेट जो होते हैं वो लिक्विड एसेट्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई वर्किंग कैपिटल जो हमारे डिसीजन होते हैं, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, बिजनेस की लिक्विडिटी को वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, जब हम कंपैरिजन करते हैं फिक्स कैपिटल का, मतलब फिक्स एसेट और करंट एसेट का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो फिक्स एसेट क्या करते हैं भाई, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन
यहां पे जब हम करंट एसेट की बात करें वर्किंग कैपिटल में, तो करंट एसेट के अंदर हम ये बोलेंगे कि भाई करंट एसेट अर्निंग कैपेसिटी तो इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन अगर हमने उसके अंदर रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लो कि अगर मुझे 1 लाख की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है और मैंने 10 लाख का वर्किंग कैपिटल लगाया हुआ है, तो अर्निंग कैपेसिटी उससे इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 9 लाख रुपए मैंने वहां पे लगाया हुआ है ना, वो मैं अगर कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे उसके बदले में कुछ रिटर्न भी मिलता। ठीक है, मतलब करंट एसेट के ऊपर हमें ऐसा कोई खास रिटर्न नहीं मिलता है। सो दैट इज वाई प्रॉफिटेबिलिटी भी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है वर्किंग कैपिटल डिसीजन से। सो हमें यहां पे यही ध्यान रखना होगा कि भाई जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे ना, तो वर्किंग कैपिटल हमारी दो चीजों को इंपैक्ट करती है। एक हमारा होता है लिक्विडिटी और दूसरा हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब एक बार करंट एसेट्स की और करंट लाइबिलिटी की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो करंट एसेट इज बेसिकली वेरी सिंपल। ठीक है, करंट एसेट इज वेरी सिंपल। सो करंट एसेट आर बेसिकली दोज एसेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि जिनको मैं 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं उनको कैश या कैश इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेसिकली कि हमारे पास जो कैश है, नॉर्मल कैश, बैंक है जो, वो भी हमारा मतलब कैश इक्विवेलेंट ही होता है। इसके बाद अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करूं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब 2 महीने की 3 महीने की जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, वो हमारी होती है, तो उसको भी हम कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली जिन भी एसेट्स को, जिन भी करंट एसेट्स को हम 1 साल के अंदर अंदर अगर कैश या कैश इक्विवेलेंट के अंदर अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल हम क्या क्या दे देंगे भाई, सबसे पहले तो कैश ही आएगा। ठीक है, करंट एसेट सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चीज आएगी, कैश आएगी। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे माइंड में हमारी क्या आएगी, करंट एसेट सुनते ही नेक्स्ट जो हमारे माइंड में आएगा वो आएगा रिसीवेबल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स। नाउ रिसीवेबल्स इंक्लूड्स बोथ ऑफ दी थिंग्स, मतलब डेटर्स जो हमारे होंगे वो भी होगा। ठीक है, डेटर्स भी होंगे, और जो बिल्स रिसीवेबल है, जो आपने बीआर पढ़ा होगा ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में 11th क्लास में बिल्स रिसीवेबल पढ़ा होगा, तो वो दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, डेटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाते हैं। इसके बाद अगर कोई मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पे कैश के साथ बैंक भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैश और बैंक तो एक ही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पैसा चाहे हमारे पास रखा हो चाहे बैंक में रखा हो, एक ही बात है, पैसा तो पैसा ही है ना। सो दैट इज वाई कैश और बैंक तो हम एक ही एज्यूम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड, एक सेकेंड, इससे पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इन्वेंट्री। ठीक है, बेसिकली हमारा जो स्टॉक है, ठीक है, जो हमारी इन्वेंट्री है, बेसिकली जो हमारा स्टॉक है, उसको भी हम करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करते हैं, और साथ ही साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, मतलब मेरा कोई खर्चा अराइज होने वाला था फ्यूचर में, लेकिन मैं उनको पहले ही पे कर चुका हूं। सो बेसिकली वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। सिंपल सा आपने 11th क्लास में ये भी पढ़ा हुआ है। तो जनरली देखो इसी तरह से ये होता है, मतलब इसी तरह से फ्लो होता है कि भाई सबसे ज्यादा लिक्विड कैश बैंक होता है, देन रिसीवेबल्स होते हैं, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, देन इन्वेंट्री, और सबसे कम जो लिक्विड होता है ना करंट एसेट में, सबसे कम जो लिक्विड होता है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस को हम जनरली एकदम मतलब बॉटम में मानते हैं कि जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस सबसे नीचे आता है। ये आप अकाउंट्स में पढ़ोगे 12th क्लास में भी। सो इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई करंट एसेट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कि बाई चांस अगर आपको कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि भाई वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो, तो आपको पता होना चाहिए भाई करंट एसेट के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, बस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। वो ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास यही चीजें गिवन है, तो इसको यूज करके आप वर्किंग कैपिटल निकाल के हमें बता दो कि भाई कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपली हमारा करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमारी होती है करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज बेसिकली कि भाई वो लाइबिलिटीज जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, कि अगर आज मैंने किसी से पैसा कुछ लिया है, या फिर आज अगर मतलब कुछ मैंने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट मुझे कितने टाइम के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, 1 साल के अंदर अंदर अगर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, उसको हम इंक्लूड करते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। सो इसके अंदर हम बेसिकली क्या इंक्लूड करेंगे, हमारे जो पेबल्स होते हैं, मेजरली तो वही होता है।
ठीक है, जो हमारे अकाउंट पेबल्स है, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम इंक्लूड करेंगे करंट लाइबिलिटी के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, 2-3 चीज़ें ही होती हैं। आपको यहाँ पे क्रेडिटर दिखेगा, बिल्स पेबल दिखेगा, या फिर हमारा जो शॉर्ट टर्म लोन्स है वो दिखेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ये हम इंक्लूड करेंगे करंट लाइबिलिटी के अंदर। ऑलराइट, सो ये सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया, करंट लाइबिलिटी समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों को यूज करके हमारे पास ना हम एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी तरह की होती है। सो ये हम आई गेस एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली जब हम टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हम 2 टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एक हमारे पास होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एक हमारे पास होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक हमारे पास होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक हमारे पास होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक हमारे पास होता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। मैं फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या मतलब, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के अंदर हम सिंपली इंक्लूड करते हैं जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं ना, जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं उनको अगर मैं प्लस कर दूं तो जो अमाउंट मेरे पास आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बेसिकली टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, कि एक बिजनेस के अंदर जितने भी करंट एसेट्स हैं अगर उन सबको मैं ऐड कर दूं, ठीक है, अगर उन सबको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वही क्या होगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। बेसिकली कि भाई एक बिजनेस के पास जितने करंट एसेट्स होंगे उतना ही उसकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की, तो नेट वर्किंग कैपिटल होता है कि भाई अगर हमारा जो, अगर मैं करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को कंपेयर करूं तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बेसिकली जो आप 11th क्लास में वर्किंग कैपिटल पढ़ते थे ना, वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होती थी। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कि मान लो कि जितनी भी करंट एसेट बिजनेस के अंदर है वो है मान लो 2 लाख रुपए और करंट लाइबिलिटी है मान लो 1,20,000 रुपए। तो उस केस में जो हमारा वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल होगा वो, मतलब ग्रॉस वर्किंग की अगर हम बात करें तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो भाई 2 लाख ही हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि भाई अगर मेरे पास करंट एसेट है मान लो 2 लाख रुपए, मतलब टोटल करंट एसेट जो है वो 2 लाख रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटी जो मेरे पास है वो है मान लो 1,20,000 की। तो उस केस में अगर मुझे बोला जाएगा कि भाई आप कैलकुलेट करो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है बेसिकली टोटल ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट कितने हैं, 2 लाख रुपए के, तो यहां हम सिंपली लिख देंगे 2 लाख रुपीज, दैट्स इट। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे 2 लाख रुपीज, हो गया। ऑलराइट, इसके बाद अगर हमें बोला हुआ है कि भाई नेट वर्किंग कैपिटल भी निकालना है आपको, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ये होगा 2 लाख माइनस 1,20,000 इज इक्वल्स टू ₹80,000। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी आ गई, 80,000। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितने ज्यादा है, 80,000। भाई वो तो दिख भी रहा है ना कि करंट एसेट अगर 2 लाख है, करंट लाइबिलिटीज अगर 1,20,000 है, तो कितनी ज्यादा है, 80,000 ही तो ज्यादा है ना। तो यही हमारा हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। सो आई गेस ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, देखो ये पॉजिटिव वाला केस है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला केस है। तो पॉजिटिव कब होगा कि भाई अगर करंट एसेट अगर करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है, ठीक है, करंट एसेट अगर करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो वर्किंग कैपिटल होगा, नेट वर्किंग कैपिटल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसा हम इस केस में देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले केस में देख रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होगा। ऑलराइट, अगर मान लो कि करंट एसेट बाय चांस कम हो गए, अगर करंट एसेट हमारे पास बाय चांस कम हो गए
और करंट लाइबिलिटी हमारे पास बाय चांस ज्यादा हो गई करंट एसेट के कंपैरिजन में, तो उस टाइम पे जो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि भाई अगर माइनस जो भी दूसरे वाला जो नंबर है, अगर माइनस में जो दूसरे वाला नंबर है अगर वो बड़ा हो जाता है तो नंबर नेगेटिव हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। और अगर करंट एसेट दोनों बराबर है, ठीक है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी बराबर है, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि मान लो कि करंट एसेट भी 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी भी 2 लाख है, तो 2 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। एक और जो चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम करंट एसेट्स की बात करते हैं ना, तो जनरली पहले हम फिक्स के बारे में एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया था। सो फिक्स एसेट के अंदर हमने सिंपली ये बोला था कि भाई जब भी हम फिक्स एसेट की बात करते हैं या फिर जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है उसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे फिक्स एसेट के अंदर जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही आता था, ठीक है, वो हम कहां से लाते थे, वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही लाते थे। लेकिन वर्किंग कैपिटल में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो करंट एसेट्स के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ना, जो करंट एसेट के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो करंट लाइबिलिटी वाला ही होगा, ठीक है, हो सकता है कि करंट लाइबिलिटी का भी हम इन्वेस्ट कर दें, लेकिन जो हमारे पास फिक्स्ड लाइबिलिटी है या फिर जो नॉन करंट लाइबिलिटी है या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो हमारी होती है उसमें से भी हम करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहां पे ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता कि भाई अगर करंट एसेट आपके पास है तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको कहां से करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। करंट लाइबिलिटी में से भी कर सकते हैं और जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वहां से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो अगर नेगेटिव होगा दैट मींस कि करंट लाइबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में तो भाई मतलब करंट लाइबिलिटी का पैसा कहीं और भी लग रहा है करंट एसेट के अलावा, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहां पे क्या क्या चीजें होंगी। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग साइकिल विच इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल होगी वो कम होगी ज्यादा होगी, वो मेजरली किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब वन ऑफ द फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास होता है ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिकली मतलब होता है कि देखो मेरे पास मान लो कैश है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कैश है, तो मेरा जो बिजनेस है वो 2 तरह का बिजनेस हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या फिर ट्रेडिंग बिजनेस होगा, ठीक है, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या फिर क्या होगा, ट्रेडिंग बिजनेस होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मैं चीजों को प्रोड्यूस करके, मतलब पहले रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा और प्रोसेस करने के बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करके मैं उसको सेल करूंगा, ठीक है। और अगर मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं तो ट्रेडिंग बिजनेस में हम क्या बोलते हैं कि भाई हमने किसी से कोई बनी बनाई चीजें खरीदी, मतलब हमने रेडीमेड आइटम बेसिकली परचेज करे, अपनी शॉप के अंदर रखिए और उसको सेल कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिक मतलब यही होता है कि हमारे पास कैश है, कैश को हमने यूज किया प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, और परचेज करने के बाद हमने उसको कैश के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब आपको क्लियरली यहां पे पता चल रहा होगा कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की जो ऑपरेटिंग साइकिल होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म की होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि भाई उनको क्या करना है, उनको पहले रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर उनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, फिर उसके बाद फिनिश गुड बनेगा, फिर उसको सेल करेंगे, फिर उसके बाद कैश आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग फर्म्स जो होंगी वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगी, कंपैरेटिवली छोटी होगी, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना है, हमें बस चीजों को खरीदना है, बेचना है, बस, मतलब कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। सो इसीलिए ये मेजर फैक्टर होता है। यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल का एक डायग्राम भी आप याद रख सकते हो कि मैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म के कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं। सो हमारे पास कैश था, ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास कैश था, कैश को यूज करके मैंने क्या परचेज किया, कैश को यूज करके मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, ठीक है, कैश को यूज करके मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, ठीक है। यही होता है ना कि भाई रॉ मटेरियल को पहले हम वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं WIP, ठीक है। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हमारे पास क्या आता है, फिनिश गुड्स आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिनिश गुड्स आता है। सो यहां पे आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब इन फिनिश गुड्स को मैं सेल करूंगा, ठीक है, इन फिनिश गुड्स को मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा।
अब देखो अगर मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, मतलब अगर मैं सेल कर रहा हूं किसी चीज को, तो सेल हमारी दो हो सकती है, या तो कैश सेल्स होंगी या फिर क्रेडिट सेल्स होंगी। तो हम दोनों को अज्यूम करेंगे, ठीक है, हम दोनों को अज्यूम करेंगे। तो अगर मान लो कि कैश सेल्स अगर हो रही है कि फिनिश गुड्स को मैंने डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्टली कैश में उसको चेंज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो सीधा कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्रेडिट में सेल किया है तो उस केस में क्या होगा कि यहां से पहले मेरे पास क्या आएगा, यहां पे पहले मेरे पास आएगा रिसीवेबल्स, ठीक है, यहां पे पहले मेरे पास आएगा रिसीवेबल्स, मतलब रिसीवेबल्स के अंदर वही डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही हम इंक्लूड करेंगे बेसिकली। तो रिसीवेबल आएगा और फिर रिसीवेबल से हमें क्या मिलेगा, हमें कैश मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद कि भाई 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमें क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, कि कैश को यूज करके मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कन्वर्ट किया, फिर फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया, फिर या तो उसको डायरेक्टली मैंने कैश में सेल कर दिया, या फिर मैंने उसको रिसीवेबल में चेंज करके, मतलब पहले क्रेडिट पे सेल करके फिर मैंने कैश के अंदर कन्वर्ट किया। सो दिस इज बेसिकली नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। सो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो काफी सिंपल सा वही हो गया कि ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन starting from the procurement of goods or raw materials and ending with sales realization. So sales realization is basically what, भाई sales करके आप क्या कमाओगे, realize करने का मतलब है कि क्या आप receive कर रहे हो। So क्या हम receive करेंगे, कैश receive करेंगे। तो यहाँ पे हम simply यही बोलते हैं कि भाई अगर मैंने सेल्स करी है, ठीक है, अगर मैंने सेल्स करी तो सेल्स के बदले में मुझे क्या मिल रहा है वो हम सेल्स रियलाइजेशन बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा बात है, ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होगी। अब अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की ऑपरेटिंग साइकिल की, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की जो ऑपरेटिंग साइकिल होगी वो कैसी होगी, वो थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि भाई जैसे मैंने बोला कि पहले उनको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो सेल करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो सेल करेंगे। तो दैट इज वाई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ज्यादा टाइम पीरियड होता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें ना कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कितना टाइम लग रहा है, तो यहां पे मोर टाइम होगा, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं कि भाई ज्यादा टाइम यहां पे लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर मैं ट्रेडिंग फर्म की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग फर्म की बात करूं तो उसकी जो ऑपरेटिंग साइकिल होगी वहां पे लेस टाइम लगेगा, ठीक है, लेस टाइम लगेगा। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल अगर बड़ी होगी मतलब ज्यादा टाइम अगर लग रहा है, तो वहां पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। कि ऐसा थोड़ी होगा कि भाई मैंने एक बार मतलब कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद जब तक उसको बेच के मैं पैसा नहीं कमा लेता तब तक मैं पैसा मतलब और अप्लाई नहीं करूंगा या फिर और इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दैट इज वाई अगर ज्यादा टाइम हमें लग रहा है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमारी बहुत बड़ी है, तो उस केस में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। और अगर कम टाइम अगर हमें लग रहा है ऑपरेटिंग मतलब जो कन्वर्ट करने में अगर हमें कम टाइम लग रहा है, तो उस केस में जो हमारा वर्किंग जो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा वो क्या होगा, लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, लेस वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है ऑपरेटिंग साइकिल, विच इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि भाई वर्किंग कैपिटल किस चीज के ऊपर मेजरली डिपेंड करती है, तो दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑपरेटिंग साइकिल इज बेसिकली द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू परचेज और प्रोक्योर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। अगर ट्रेडिंग है तो हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स को प्रोक्योर करेंगे, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे। उसके बाद उसको कन्वर्ट करना और उसको कैश के अंदर दोबारा से चेंज करने में हमें कितना टाइम पीरियड लग रहा है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। सो हायर द ऑपरेटिंग साइकिल टाइम, मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, जितना कम होगा उतना ही कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो बाकी के फैक्टर्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाकी के जो फैक्टर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जिसने अभी तक हमारे मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस लिंक, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, और फीडबैक फॉर्म भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपने अभी तक फिल नहीं करा है तो फिल कर दो, ताकि हमें पता चल जाए कि आपका क्या सजेशन है और ये सारी चीज़ें। और स्पेशल क्लास का हमारा टाइमिंग है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 7 PM। और इसके अलावा जो हमारा प्लस कोर्स है वो भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड यू कैन यूज माय कोड GA10 टू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं GA10। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन, एंड
अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टू यू एंड योर फैमिली। एंड अगेन मैं यही बोलूँगा कि भाई ठीक है, मुझे पता है कि फेस्टिवल्स है, लेकिन देखो हमें ये भी पता है कि किस तरह की सिचुएशन से हम अभी होके निकल रहे हैं। सो दैट्स वाई, मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, मतलब स्पेसिफिकली जैसे मैं, आपको पता है दिल्ली की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली में तो भाई केसेस आज से पहले इतनी स्पीड से नहीं बढ़े जितना आज बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फेस्टिवल के चक्कर में आप ये कोविड को मत भूल जाना, और जो भी हमारा प्रिकॉशन है, चाहे वो मास्क से रिलेटेड है, चाहे हमारा वो सैनिटाइजर से रिलेटेड है, या फिर वो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करने से रिलेटेड है, आपको उसको नहीं भूलना है, क्योंकि प्रिकॉशन ही आपको हेल्प कर सकता है ये इसको अवॉइड करने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकता प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर अभी है ही नहीं, समझो ये चीज। सो क्योर क्योंकि है ही नहीं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो ऑल वी हैव इज प्रिकॉशन। अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि भाई थोड़ा प्रिकॉशन रखो। जो मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं हमें कुछ काम करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा हमें काम करना है, अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करना है, और हम सब सेफ रह सकते हैं। सो दैट इज़ वाई फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, इट्स फॉर योर ओन गुड। सो दैट्स वाई थोड़ा प्रिकॉशन रखो एंड एंजॉय योर फेस्टिवल विद योर फैमिली। एंड thank you so much for joining in, everyone. Have a very nice day. Thank you so much again. Thank you.